अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में जिसमें ली, बॉन्ड, कैटी और लोगन कंट्रोल रूम में होते हैं, यहाँ ली सबको बताती है कि कुछ ही दिनों में वो सभी थी प्लेनेट पहुंच जाएंगे। जो सुनकर लोगन काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फ्रेश होने के लिए कंट्रोल रूम से बाहर चला जाता है। पर तभी शिप में घूमते वक्त कोई लोगन के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ शून और हेनरी को एरिक का शर्ट मिलता है, जिसके बाद फिर से हमें लोगन को दिखाया जाता है, जिसकी होश में आने पर एरिक उसे पकड़ लेता है और एरिक की आंखों से कोई काली चीज लोगन की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर लोगन मदद के लिए चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ कैटी, शून और हेनरी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर एरिक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते वक्त शून एरिक को गोली मार देता है, जिससे एरिक वहीं पर घायल हो जाता है। अब इसके बाद कैटी घायल लोगन को कंट्रोल रूम में लेकर आती है और शून और हेनरी एरिक का पीछा करने लगते हैं। फिर तभी हेनरी को लिफ्ट के पास पड़ी मैक्स की लाश से कोई चीज बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और जब हेनरी उसे थोड़ा बाहर निकालता है तो वो वापस अंदर की तरफ चली जाती है। इसके बाद शून और हेनरी मैक्स की लाश को कंट्रोल रूम में ले आते हैं और यहाँ सभी लोग फैसला करते हैं कि मैक्स की लाश को शिप के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि उसके शरीर में वो अजीब सा पैरासाइट अब भी जिंदा होता है और वो किसी के भी शरीर के अंदर घुस सकता है। लेकिन हेनरी सबको कहता है कि हमें इस पैरासाइट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले इसके बारे में पता लगाना होगा और इसमें मैक्स की लाश हमारी काफी मदद कर सकती है। इसलिए अब हेनरी एक लेजर कटिंग टूल लेकर आता है और उससे मैक्स के सिर के ऊपरी हिस्से को काटने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में लॉरा नाम की एक सरकारी ऑफिशियल हेनरी को एक लैब में लाती है, जहां वो हेनरी को बताती है कि इस समय उनका देश शरणार्थियों के आने की वजह से काफी परेशानी का सामना कर रहा है और देश में इनकी बड़ी जनसंख्या होने के कारण दंगे भी होने लगे हैं। इसलिए लॉरा हेनरी को एक ऐसी बीमारी बनाने को कहती है जो ज्यादा लोगों में तेजी से ना फैले, जिस बीमारी को वो कुछ शरणार्थियों में फैला देंगे, जिससे उन्हें सभी शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने का बहाना मिल जाएगा। अब सीन फिर से कंट्रोल रूम में शिफ्ट होता है और यहाँ हेनरी मैक्स के सिर के ऊपरी हिस्से को काट कर निकाल देता है, जिसके बाद सभी देखते हैं कि ये ब्लैक पैरासाइट मैक्स के पूरे दिमाग में फैला होता है। इसलिए अब हेनरी इसकी जांच करने लगता है और शून और लाना एरिक को ढूंढने सेल 50 की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एरिक सेल 50 में घायल हालत में पहुंचता है और यहाँ उसे एक रेडियो मिलता है, जिससे वो वेनिशा को कांटेक्ट करता है और उससे मदद की मांग करता है। वहीं इधर कंट्रोल रूम में हेनरी और गार्सिया मैक्स की लाश को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं और दूसरी तरफ शून और लाना जमीन पर पड़े खून का पीछा करते हुए एक मुर्दाघर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एरिक वहां आकर धोखे से उन्हें उसी मुर्दाघर में बंद कर देता है, जिसके बाद वहां का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगता है। शून अब दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता, इसलिए लाना रेडियो पर हेनरी से कांटेक्ट करती है, जो उसे वहीं पर एक लाश के पास से मिला था और हेनरी को यहाँ आकर उनकी मदद करने को कहती है। अब इसके बाद हम वेनिशा को देखते हैं, जो एरिक की मदद करने सेल 50 में आती है और एरिक को आवाज लगाकर उसे ढूंढने लगती है। फिर तभी एरिक वेनिशा के सामने आ जाता है और इधर हेनरी और गार्सिया लाना और शून की मदद करने आ रहे होते हैं और तभी अचानक गार्सिया हेनरी को रुकने को कहती है और कुछ सोचते हुए हेनरी से कहती है कि एरिक ने लाना को जानबूझकर कमरे में बंद कर दिया ताकि हम उनकी मदद करने जाए। इसका मतलब कि एरिक हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जो जानकर हेनरी को अपने पास्ट के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हेनरी ने वो बीमारी सक्सेसफुली बना ली होती है। जिसकी बाद सीन फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ती है और फिर शून अपने पास ही रखे एक स्टील स्ट्रक्चर से एक स्टील की रॉड तोड़ता है और उससे वहां के एयर डक्ट को तोड़ देता है, जिससे वहां का टेम्परेचर और कम ना हो। लेकिन ऐसा करते हुए शून का हाथ जख्मी हो जाता है और उसे बिजली का झटका लगता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं सेल 50 में एरिक मौका देखकर वेनिशा को पकड़ लेता है, इसलिए अब वेनिशा मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी
आवाज सुनकर हेनरी उसे बचाने के लिए सेल 50 की तरफ भागता है और गार्सिया को जाकर लाना की मदद करने को कहता है। अब यहाँ सेल 50 में मैक्स वेनिशा को गले से पकड़ लेता है और फिर उसके अंदर से वही ब्लैक पैरासाइट निकलकर वेनिशा के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हेनरी आकर वेनिशा को बचा लेता है। वहीं यहाँ एरिक और हेनरी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान हेनरी एरिक को लॉक कर देता है, लेकिन वेनिशा भी एरिक के साथ ही लॉक हो जाती है। दूसरी तरफ गार्सिया मुर्दाघर का दरवाजा खोलकर उन दोनों को आजाद करती है। अब यहाँ सेल 50 में एरिक वेनिशा के गले पर चाकू लगाकर हेनरी को दरवाजा खोलने के लिए ब्लैकमेल करता है, लेकिन हेनरी दरवाजे की दूसरी तरफ से वेनिशा को सॉरी कहता है और मजबूरी में कमरे को सील कर देता है। जिसके बाद वो देखता है कि एरिक वेनिशा को अंदर की तरफ ले गया है और इसी के साथ हमें फिर से हेनरी का पास दिखाया जाता है, जिसमें हेनरी की बनाई बीमारी से एक फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है, जिससे उन सभी की डेथ हो जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट समय में मुड़ जाती है, जहां हेनरी हॉस्पिटल में एवेलिन के पास आता है और उससे कहता है कि एरिक वेनिशा को लेकर सेल 50 में चला गया है और रोते हुए वेनिशा से उसकी मदद ना कर पाने के कारण माफी मांगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लाना शून का ट्रीटमेंट करती है, जिससे उसे होश आ जाता है और फिर वो लाना को उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद करता है। वहीं अब कैटी और लोगन किचन में सभी के लिए खाना बना रहे होते हैं और सभी लोग खाने के टेबल पर एक साथ बैठे होते हैं और खाना खाने से पहले वेनिशा को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। अब उनके खाना खाने के बाद सभी कंट्रोल रूम आते हैं और अब यहाँ ली सभी मेन दरवाजों को सील करती है, जिसके बाद सभी लोग अपने कैबिन में सोने चले जाते हैं। लेकिन हेनरी अभी भी वेनिशा को ना बचा पाने के कारण काफी गिल्ट फील कर रहा होता है, इसीलिए वो फिर से सेल 50 की तरफ आता है और यहाँ आकर हेनरी को पता चलता है कि सेल 50 के डग गेट से कोई बाहर निकल चुका है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। और 5th एपिसोड की शुरुआत में हमें ली को दिखाया जाता है, जो अपने कैबिन में सो रही होती है, लेकिन एक डरावने सपने की वजह से वो अचानक से नींद से जाग जाती है, जिसके बाद वो शिप में इधर उधर घूमने लगती है और तभी उसे पूल में किसी की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। वो जब एक लंबी रॉड से लाश को पलटती है तो वो देखती है कि ये लाश एरिक की है, और तभी वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है और एरिक की लाश को हॉस्पिटल तक पहुँचाने में ली की मदद मांगता है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हमें ली का पास दिखाया जाता है। ली यहाँ एक पार्टी में पहुंची होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके साथी प्रोफेसर ने उसे धोखा दिया है, इसलिए ली उसे चेतावनी देकर वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल ये एक वर्चुअल होलोग्राम रियलिटी मतलब कि एक तरह का गेम होता है, जिसमें ली अपने होलोग्राम को अपने घर से कंट्रोल कर रही होती है, और ली एक हैकर होती है जो अपने घर में अकेली रहती है और किसी से मिलना पसंद नहीं करती। वो अब अपने घर पर टीवी पर एक एक्यो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखती है, जो अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ एक्यो सॉफ्टवेयर से बने फ्रेंड्स बेचती है, और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हेनरी और ली एरिक की लाश को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जिसके बाद जब हेनरी एरिक के सिर को काट कर देखता है तो उसे उसके ब्रेन में वो ब्लैक पैरासाइट नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाता है कि उस क्रीचर ने अपने लिए कोई दूसरी शरीर ढूंढ ली है। इसके बाद हेनरी देखता है कि एरिक के ब्रेन में मेमोरी वाला पार्ट गायब है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये क्रीचर सबसे पहले इंसान के ब्रेन पर कब्जा करता है और बाद में धीरे धीरे उसकी मेमोरी को डैमेज कर देता है, जिससे वो इंसान अपने पास के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जो सुनकर ली एकदम घबरा जाती है और अपना हाथ चेक करती है, और अब हम यहाँ देखते हैं कि ली के हाथ में एक कैप्सूल की साइज का डिवाइस फिक्स होता है। अब इसके तुरंत बाद हमें नेक्स्ट सीन में फिर से ली का पास दिखाया जाता है, जहां ली अपने कंप्यूटर पर उसी एक्यो कंपनी का एडवर्टाइज देख रही होती है, जिसके बाद वो यहाँ से अपने लिए एक एक्यो फ्रेंड परचेज करती है। लेकिन जब ली उससे वर्चुअल रियलिटी में मिलती है तो वो ली को काफी बोरिंग लगती है, इसलिए ली उसे एक गेम के अंदर ले जाती है, जो कि काफी पुराना होता है और जहाँ कोई नहीं आता। ली अब यहाँ अपने एक्यो फ्रेंड को अपग्रेड करने लगती है, जो दरअसल इलीगल
कॉल होता है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और इसी के साथ सीन वापस प्रेजेंट समय में लौट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ली के हाथ पर भी वो निशान होता है जैसा कि निशान एरिक के हाथ पर होता है। अब इसके बाद ली जल्दी में हॉस्पिटल से निकलकर कहीं जाने लगती है और रास्ते में उसे लोगन, कैटी और बॉन मिलते हैं, लेकिन वो उन पर कोई ध्यान नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बॉन उसकी शर्ट पर लगे खून को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हेनरी शून और लाना को बताता है कि एरिक के शरीर से वो क्रीचर निकलकर हम लोगों में से किसी एक के शरीर में एंटर कर चुका है और वो शून और हेनरी को इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है। लेकिन तभी बाकी लोग भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जिससे सभी को ये बात पता चल जाती है। अब इसके बाद हमें फिर से ली को दिखाया जाता है जो कंट्रोल रूम में आती है और यहाँ के कंप्यूटर से अपने डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि ऐसा एक डिवाइस उसने अपने एक्यू फ्रेंड को भी दिया था। अब ये डिवाइस चार्ज ना होने के कारण कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसे चार्ज करने के लिए ली खुद को एक बिजली का झटका देती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। दरअसल इस डिवाइस में शिप के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का डेटा होता है और अब डिवाइस चार्ज होने पर कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और अब ली सभी का डेटा देखने लगती है और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां शून अपने कैबिन में जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी गन चुरा ली है। इधर कंट्रोल रूम में ली को पता चलता है कि एरिक का असली नाम विंसेंट था, क्योंकि उस पैरासाइट ने एरिक के ब्रेन से उसकी मेमोरी को मिटा दिया था, इसलिए उसे अपना असली नाम याद नहीं था, इसलिए उसने सबको अपना नाम एरिक बताया था। अब ली के नाक से फिर से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसकी बाद हमें फिर से ली का पास दिखाया जाता है, जहां ली की फ्रेंड अब और भी एडवांस हो जाती है और उसमें इंसानी भावनाएं पैदा होने लगती है, जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहां ली कंप्यूटर स्क्रीन पर लोगन की जानकारी चेक कर रही होती है और तभी वहां पर लोगन और बॉन आ जाते हैं। अब इस वक्त स्क्रीन पर लोगों का वीडियो चल रहा होता है, जिसे देखकर वो भड़क जाता है और ली से वो कंप्यूटर का स्कैनर डिवाइस छीनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाता है, जो देखकर ली गुस्से में लोगन पर हमला कर देती है। और अब यहाँ ली के नाक से खून बहता देख लोगन और बॉन उसे ही इन्फेक्टेड समझ रहे होते हैं, इसलिए लोगन उसे धक्का देकर खुद से दूर करता है, जिससे ली के सिर पर चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सीन फिर से ली के पास में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ ली और उसकी फ्रेंड एक आर्टिफिशियल बार में होती है और तभी वहाँ प्रोफेसर भी अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। अब ली की फ्रेंड को प्रोफेसर के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो ली का बदला लेने के लिए प्रोफेसर के पास जाते हैं और बिना उसे पता चलते उसका डेटा चुराने लगती है। लेकिन तभी प्रोफेसर को इसका पता चल जाता है, साथ ही वो नोटिस करता है कि ली की फ्रेंड को किसी ने इलीगली अपग्रेड किया है और तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिसके कारण ली को अकेले ही वहाँ से भागना पड़ता है। अब इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ एविलिन और गार्सिया हेनरी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आती है और यहाँ एविलिन देखती है कि मैक्स के सिर को काट कर उसकी ब्रेन की ऑटोप्सी की गई है, जिसे देखकर एविलिन बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसकी बाद गार्सिया एविलिन को इसके बारे में समझाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ली को होश आता है तो बॉन ली से कुछ सवाल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर ली बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो बॉन के मुंह पर थूक देती है, जिससे बॉन गुस्से में आकर ली पर गन पॉइंट कर देता है, जो उसने शून के केबिन से चुराई थी। लेकिन लोगन उसे शूट करने से मना करता है और तभी वहाँ पर शून और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जहाँ अब लाना उन्हें अपनी गन नीचे रखने को कहती है, लेकिन गन नीचे रखते वक्त गलती से गोली चल जाती है जो शून को लग जाती है, इसलिए अब शून गुस्से में लोगन और बॉन की तरफ बढ़ता है, पर ऐन मौके पर लाना उसे रोक लेती है। अब इसके बाद लाना उन दोनों को ये जगह छोड़कर नीचे जाने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ ली अपने फ्रेंड को ढूंढने फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में आती है और यहाँ उसे अपनी फ्रेंड मिल भी जाती है, जो उसे कहती कि अब वो यहाँ धरती पर नहीं रह सकती, क्योंकि उसने उसको अपग्रेड करके कानून को तोड़ा है और अब पुलिस उसके पीछे पड़ने वाले हैं। इसलिए वो ली को प्रोजेक्ट थी के बारे में बताती है और थी पर जाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करने को कहती है, जिसके बाद वो ली को किस करके उसे थी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के सभी मेंबर्स का डेटा ट्रांसफर करती है, जिसके बाद ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब ली वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आकर एक आदमी के पास आती है जो उसकी डेटा चिप को उसके हाथ में फिट कर देता है। अब यहाँ प्रेजेंट में शू लोगन और बॉन को लिफ्ट तक लेकर आता है और उन्हें वापस यहाँ ना आने की चेतावनी देता है, जिसके साथ ही वो दोनों लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी कैटी को बताता है कि हॉस्पिटल में रखे स्कैनर की मदद से वो इन्फेक्टेड पर्सन का पता लगा सकती है और फिर कैटी के साथ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उन्हें हॉस्पिटल से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और जब दोनों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने स्कैनर को तोड़ दिया है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोगन और बॉन को देखते हैं और अब इनका ऊपर जाना मना होता है, लेकिन इनका पानी अब खत्म हो चुका था, इसलिए बाकी फ्लोर्स पर जाकर खाना और पानी ढूंढने का तय करते हैं। इसलिए अब ये दोनों लिफ्ट से रिंग नंबर 8 पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें जॉनस की लाश मिलती है जो एपिसोड 1 में सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। अब इस लाश को देखकर बॉन काफी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसके बटन दबाने की वजह से ही जॉनस नीचे गिर गया था, इसलिए बॉन जल्दी से वहां से निकल जाता है। और अब और अंदर जाने पर बॉन को वहां पर एक लाइफ राफ्ट मिलती है, साथ ही वहां पर काफी खाना भी होता है, जिसे देखकर बॉन काफी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम बॉन को बर्लिन के एक नीलामी घर में देखते हैं, जहां वो एक अमीर महिला जिसका नाम मार्गो होता है उससे मिलता है और खुद को एक आर्टिस्ट वॉलपेपर बताता है। इस महिला के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी और अब उसके परिवार में सिर्फ उसका सौतेला बेटा कैस्पर है। और अब इस बातचीत के दौरान बॉन मार्गो को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद अगले दिन मार्गो बॉन के घर आती है। मार्गो ने दरअसल यहाँ एक कीमती हार पहना होता है और बॉन उससे उस हार के बारे में सवाल करता है, जिस पर वो बताती कि ये हार उसके पति के परिवार के खानदान का है। जिस पर फिर बॉन या मार्गो को बताता है कि उसकी पत्नी की भी 6 साल पहले मौत हो चुकी है और अब वो यहाँ अकेला रहता है। इनकी अब थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मार्गो बॉन को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है, पर मार्गो के जाने के बाद बॉन ग्लास से उसकी फिंगरप्रिंट कलेक्ट करता है और बाद में इंटरनेट पर उसकी हार की कीमत देखता है जो लगभग 500 करोड़ रुपए की होती है। अब इसके अगले सीन में हम बॉन को देखते हैं जो मार्गो से मिलने उसके घर आता है और यहाँ बॉन मार्गो के हार की तारीफ करता है और उसे वही हार पहनाकर उसके साथ डिनर पर जाने की रिक्वेस्ट करता है। इसलिए मार्गो अपना हार लेने ऊपर जाती है, लेकिन बॉन उसका पीछा करता है और देखता है कि मार्गो अपनी वॉइस पासवर्ड से हार को लॉकर से बाहर निकालती है, लेकिन ये सब करते हुए उसे कैस्पर देख लेता है। इसलिए घबराहट में बॉन वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में कैस्पर बॉन को बताता है कि उसे पता है कि वॉलपेपर नाम का आर्टिस्ट 80 साल का है और वो मार्गो से अब तक सब कुछ झूठ बोल रहा था। साथ ही वो ये भी शेयर करता है कि वो उसकी उस हार को चुराने में मदद करेगा क्योंकि मार्गो उसकी सौतेली माँ है और उसके पिता की मौत के बाद ये हार उसे ही मिलना चाहिए था। इसलिए अब ये सौदे पर ये दोनों एक बार फिर से मिलते हैं, जहाँ बॉन कैस्पर को बताता है कि उसने मार्गो की फिंगरप्रिंट्स और वॉइस सैंपल्स तैयार कर लिए और जल्दी अब मौका मिलने पर वो हार को चुरा लेगा। जिसके बाद दोनों बॉन के घर पर जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और अब हम यहाँ पता चलता है कि बॉन एक गे है। अब अगले दिन बॉन कैस्पर को अपना असली नाम बताता है जो बॉन एंडेथ होता है, क्योंकि यह बॉन कैस्पर को पसंद करने लगा था। फिर एक रात को कैस्पर और मार्गो घर से बाहर किसी काम से जाते हैं और प्लान के हिसाब से कैस्पर घर के दरवाजे खुले छोड़ देता है, जिससे बॉन आसानी से घर में घुसकर वो हार चुरा लेता है। अब इस हार को लेकर बॉन अपने दोस्त पॉल के पास जाता है, जहाँ पॉल उसे बताता है कि ये हार नकली है। जिसके बाद बॉन अपने घर पहुंचता है, जहाँ पुलिस पहले से ही उसका वेट कर रही होती है और वो फिर बॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सीन बर्लिन की जेल में शिफ्ट होता है, जहाँ मार्गो और कैस्पर बॉन से मिलने आते हैं और यहाँ मार्गो बॉन को बताती है कि उसका पति एक जुआरी था और असली हार वो काफी समय पहले जुए में हार गया था, लेकिन उसके नकली हार चुराने
से मार्गो और कैस्पर को अब इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, पर इसके लिए बॉन्ड को नकली आर्क की सच्चाई सबसे छिपानी होगी। पर अब मार्गो के वहां से जाने के बाद कैस्पर बताता है कि मार्गो को उन दोनों के प्लान के बारे में उसी रात को पता चल गया था जब उसने वॉइस पासवर्ड चुराया था, और साथ ही कैस्पर के ऊपर भी जुआ खेलने के कारण काफी कर्ज हो गया था, इसलिए उसे बॉन्ड को धोखा देना पड़ा। जिसके बाद कैस्पर बॉन्ड को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है, पर बॉन्ड भी कैस्पर को वादा करता है कि वो नकली हार के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अब सीन वापस से प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ रिंग 8 पर बॉन्ड सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इसके लिए उसे किसी क्रू मेंबर की आईडी कार्ड की जरूरत होगी। फिर तभी बॉन्ड को वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर देखता है कि कैटी लोगन के लिए थोड़ा खाना और जरूरी मेडिसिन लाई होती है। अब कैटी के वहाँ से जाने के बाद बॉन्ड लोगन के पास आता है और तभी लोगन के हाथों से उसकी दवाइयाँ नीचे गिरा देता है। बॉन्ड अब उन मेडिसिन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि लोगन को मिर्गी की बीमारी है, जिसके बाद वो लोगन को अंदर ले जाकर आखिरी बची हुई लाइफ राफ्ट दिखाता है। पर अब भी उनके पास कोई क्रू आईडी कार्ड नहीं होता, इसलिए बॉन्ड लोगन से इस लाइफ राफ्ट को हैक करने को कहता है, क्योंकि लोगन धरती पर हाईटेक कार्स को हैक करने का काम करता था, इसलिए अब लोगन इसे हैक करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लाना और एवेलिन शिप में एस्ट्रॉइड की टक्कर से हुए नुकसान का पता लगाने वापस से सेल 50 में जाती है, जहां वो देखती कि एस्ट्रॉइड की टक्कर से वहां पर एक बड़ा छेद हो गया था जिसमें वो एस्ट्रॉइड फंसा हुआ था। अब इसके बाद एवेलिन लाना को शिप में एक जगह पर लेकर जाती है जहां पर सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का सामान रखा होता है। वो अब अपने हाथ पर लिखे नंबर वाला सूटकेस लेती है और अपने फिंगरप्रिंट से उसे खोलती है, जिसमें रूबी की फोटो होती है, जिसे देखकर लाना इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ आकर अपने सूटकेस लेते हैं। अब यहाँ गार्सिया अपने कैबिन में आकर अपना सूटकेस खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वो काफी इमोशनल हो जाती है और बिना सूटकेस खोले उसे अलमारी में रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं शून के सूटकेस में उसके भाई की तस्वीर होती है। हेनरी भी अपना सूटकेस चेक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एवेलिन आ जाती है, जिसके बाद एवेलिन हेनरी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है और तभी उन्हें हॉस्पिटल रूम में कुछ आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ गार्सिया अपने सूटकेस के साथ होती है। यहाँ वो शिप में चल रही सिचुएशन की वजह से काफी टेंशन में होती है और हेनरी को देखते ही रोने लगती है, जिसे देखकर हेनरी और एवेलिन मिलकर गार्सिया को शांत करने लगते हैं। दूसरी तरफ शून लाना के पास आता है और उसे अपने भाई के साथ बिताए बचपन की कहानियां सुनाने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि शून लाना को पसंद करने लगा है। वहीं नीचे रिंग में कैटी लोगन को अपना सूटकेस खोलकर दिखाती है, जिसमें काफी सारी किताबें होते हैं। यहाँ कैटी लोगन से उसके सूटकेस के बारे में पूछती है, जिस पर लोगन उसे बताता है कि उसके पास यहाँ लाने के लिए कुछ भी नहीं था, जो सुनकर कैटी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो लोगन को किस करती है। अब इसके बाद लोगन कैटी को यहाँ आखिरी बची लाइफ राफ्ट के बारे में बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉन भी आ जाता है, जो कैटी को वहाँ देखकर गुस्सा होने लगता है। लेकिन लोगन बॉन को बताता है कि कैटी भी उनके साथ लाइफ राफ्ट में जाने वाली है। दूसरी तरफ ऊपर शिप में शून और लाना को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर गार्सिया, एवेलिन और हेनरी पहले से ही पार्टी कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर शून और लाना भी उनके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। इधर रिंग 8 में कैटी लोगन को एक क्रू मेंबर का आईडी देती है जो उसे उसके कैबिन में मिला था, जिसकी मदद से लोगन लाइफ राफ्ट को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन कैटी इस राफ्ट में बॉन्ड के साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए लोगन सिर्फ कैटी के साथ लाइफ राफ्ट में जाने को तैयार हो जाता है और कैटी को उसके लिए थोड़ी और मेडिसिन लाने के लिए ऊपर भेजता है। पर बॉन्ड वही होता है जो छिप कर लोगन और कैटी की बातें सुन रहा होता है। और अब कैटी के वहाँ से चले जाने के बाद बॉन्ड बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लोगन उसे अकेला छोड़कर जा रहा
रहा था। इसलिए गुस्से में बॉन्ड लाइफ राफ्ट को बिना किसी पैसेंजर्स के लॉन्च कर देता है। इसलिए बॉन्ड और लोगन में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां बॉन्ड लोगन पर भारी पड़ता है और वो लोगन का गला दबाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो लोगन को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर ली कैटी को नीचे मेडिसिन ले जाते हुए देख लेती है और छुप कर कैटी का पीछा करने लगती है। और यहाँ पार्टी के बाद एवेलिन बाकी सभी को बताती है कि अभी ये सब जो शिप में हो रहा है उसकी वजह वो खुद है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बाकी बचे हुए पैसेंजर्स को जगाकर उन्हें लाइफ राफ्ट में बिठाकर शिप से सुरक्षित निकाले। लेकिन मैक्स को बचाने के लिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा और उन सब की जान दांव पर लगा दी। जो सुनकर सभी गुस्से में एवेलिन को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर कैटी मेडिसिन लेकर रिंग 8 पर पहुंचती है, पर लोगन उसे बताता है कि लाइफ राफ्ट अब जा चुकी है। और फिर वो गुस्से में कैटी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जो सुनकर कैटी भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब कैटी के जाने के बाद वहाँ ली आती है और ली के हाथ में लेजर गन होती है, जिसे वो लोगन की तरफ पॉइंट करके उससे उसके पास के बारे में सवाल करती है, जिसका लोगन सही जवाब देता है, जिससे ली को यकीन हो जाता है कि लोगन इन्फेक्टेड नहीं है। जिसके बाद ली लोगन से उसकी मदद करने को कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट में जल्दी पोस्ट करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।